क्लास 10 की ज्योग्राफी आज हम लोग बात कर रहे हैं और ये आपका सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर, जिसमें है कि प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी हुई बातों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा ये ग्राफ बना हुआ है, छोटा सा मतलब डायग्राम बना हुआ है, पाई चार्ट। और इस पाई चार्ट में देख सकते हैं ये 43% आपका क्या है? 43% हमारा क्या है? मैदानी भाग है। कौन सा भाग है? मैदानी भाग। मतलब कि मैदानी भाग सबसे ज्यादा है हमारे भारत का। लगभग मैदानी भाग जो है, मैदानी भाग का प्रतिशत कितना है? 43%। कितना? 43%। और पर्वतों का जो प्रतिशत है वो कितना है? 30%। तो ये जो भाग है, ये पर्वत दिखाया गया जो 30% है। कितने प्रतिशत? 30%। इसके अलावा 27% आपका जो है पठारी भाग है। कौन सा भाग? पठारी भाग। तो ये एक तरीके से एक छोटा सा पाई चार्ट के माध्यम से एक विवरण है जो कि हमारे भारत का यानी जमीन कह सकते हैं, भारत का जो उच्चावच है वो इस टाइप से विभाजन, ये इस तरीके से क्या है? विभाजित है, इस तरीके से बटा हुआ। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत की मिट्टी के बारे में। भारत की मिट्टी के बारे में अगर आप देखें तो भारत में मृदा मतलब मिट्टी नहीं होता है। मृदा के प्रकार के बारे में बात करें तो भारत में भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर, भारत में भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मिट्टियां आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है ना। अगर पहली मिट्टी की बात करें, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? और आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है और हम लोगों के क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। जहाँ गंगा नदी बहती है, गंगा नदी वाले सभी क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी वाले ये सभी क्षेत्र के जो भी एरिया है वो सब किसमें आते हैं? जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं। तो जलोढ़ मृदा स्पेशली उन सभी जगहों पाए जाते हैं जहां से गंगा नदी होकर गुजरती है। उसके बाद आप देखते हैं काली मिट्टी। ये काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। और काली मिट्टी ये भी काफी उपजाऊ होती है। काली मिट्टी को 2-3 नामों से लोग जानता है। इसे काली, इसे रेगुर मिट्टी भी आप कह सकते हो या कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि कपास के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी। इसे आप काली मिट्टी कहो, रेगुर बोलो या फिर कपासी मिट्टी बोलो, एक ही बात है। ठीक है। तो ये काली मिट्टी आपका दूसरा हो गया। तीसरा में बात करें तो लाल एवं पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल एवं पीली मिट्टी। ये लाल एवं पीली मिट्टी आपको इसमें लोह तत्व की ज्यादा प्रधानता होती है। लोहा की ज्यादा प्रधानता होने के कारण ये ज्यादातर लाल दिखती है। और यही लाल में अगर आप पानी का अंश मिलाते हो तो ये पीला कलर का भी हो जाता है कभी-कभी। ठीक है। तो ये लाल एवं पीली मिट्टी कहलाती है। कौन सी मिट्टी? लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है। ये भी उपजाऊ, मतलब कहीं कहीं फसल तो सब में उगाया जाता है, लेकिन और सब ये दोनों मिट्टी की अपेक्षा ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है। इसके बाद लेटराइट मृदा, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। ये लेटराइट मृदा हो गया। ठीक है। इसके बाद बात करें तो मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय के बारे में आप सभी जानते हैं। मरुस्थलीय क्या हुआ? मतलब जहाँ बालू वाला एरिया है, क्या उस जगह फसल उगाई जा सकती है? वहाँ भी काफी कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम के बाद कुछ फसलें उगाई जाती है ना। खास करके नदी के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कुछ फसलें उग सकती है। तो मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। और ये पर्वतीय मृदा। यानी आप भौतिक दृष्टि से देखें तो भारत में मिट्टियों को 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में। पहली जलोढ़, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल पीली और चौथी लेटराइट मृदा, 5वीं मरुस्थलीय मृदा और 6ठी आपका पर्वतीय मृदा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग किन किन चीजों में करते हैं हम लोग? भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो भूमि का उपयोग की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत जगह भूमि का उपयोग वनों को विस्तार में किया जाता है। मतलब बहुत जगह वन जो है, वन को विस्तार किया जा रहा है काफी ज्यादा, है ना। वन क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि वन की कमी होगी तो हमारे इंसानों के ऊपर भी बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं वन की कमी की वजह से। इसलिए वन के विस्तार हेतु भी भूमि का उपयोग करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कृषि उपयोग, कृषि अयोग्य बंजर भूमि। कौन सा? मतलब ऐसी भूमि जो कि कृषि अयोग्य, जहाँ खेती नहीं की जा सकती है, वो अयोग्य बंजर भूमि होती है। वहाँ कुछ और काम किया जा सकता है ना। इसके अलावा अस्थायी चारागाह की भूमि। कौन सी भूमि? अस्थायी चारागाह भूमि। मतलब अस्थायी चारागाह मतलब हुआ जहाँ पे चरने के लिए, यानी पशुओं को चरने के लिए स्पेशल घास के मैदान है, तो वो स्पेशल बनाया जाता है। बहुत सारा जगह आप देख सकते हैं अस्थायी चारागाह मैदान होता है। कुछ सरकारी भी होता है, कुछ गैर सरकारी भी होता है। कुछ लोग अपने एक एरिया में कुछ जगह पे चारागाह के लिए खेती लगा देते हैं, कुछ छोटे छोटे फसल, जिससे क्या होती है, जिससे मतलब पशुओं को आसानी होती है, पशुओं को आसानी, और पशुओं को चरने में वहाँ पे आसानी होती है। वो किसी दूसरे खेत में नहीं जाना पड़ता, लड़ाई झगड़े से बच जाते हैं सब लोग, है ना। इसलिए अस्थायी चारागाह बनाना होता है बहुत लोगों को। अब बहुत जगह सरकारी भी होते हैं। इसके बाद गैर कृषि कार्य में जो भूमि संलग्न नहीं है, जिसमें कृषि कार्य नहीं होती है, वहाँ पे आप इमारत बना सकते हैं, सड़क का निर्माण होती है, उद्योग धंधे चलते हैं ना। जहाँ कृषि नहीं हो, जहाँ खेती नहीं हो, वहाँ पे आप ये सब बना सकते हैं, इमारत, सड़क, उद्योग। ये सब भूमि का उपयोग है। भूमि का उपयोग इन सब कामों में किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान प्रतिभूमि है। बहुत सारा ऐसा भूमि है जो पड़ती है, जिसे छोड़ा गया है ना। तो वो प्रतिभूमि है। कुछ लोग सेल के लिए छोड़ देते हैं, कुछ लोग अन्य कामों के लिए छोड़ देते हैं, या जमीन खरीद के कभी छोड़ देते हैं। वो प्रतिभूमि बहुत सारे ऐसे हैं। इसके अलावा शुद्ध बोई गई भूमि, जो आप जहाँ पे खेती करते हैं, मुख्य रूप से जहाँ खेती करते हैं, तो शुद्ध बोया गया भूमि जहाँ पे खेती अभी वर्तमान में चल रही है और वो प्रक्रिया चलती जा रही है ना, तो आप वो कह सकते हैं एक शुद्ध बोई गई भूमि है।
तीसरा आप बोल सकते हैं, इसके आगे बोल सकते हैं, ये छठे नंबर में है ना, ये छठा और सातवां नंबर पे आप देख सकते हैं बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी भूमि का मतलब पार्क या बाग बगीचे में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से भूमि का कुछ महत्वपूर्ण उपयोग था कि भूमि का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भूमि का उपयोग है तो कुछ पॉइंट्स लिखिए, भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो वन विस्तार में हम लोग कर सकते हैं, कृषि आयोग बंजर भूमि में भी बहुत सारा उपयोग किया जाता है, अस्थायी चारागाह में उपयोग किया जाता है, गैर कृषि कार्य यानी कि आप इमारत बनाने, सड़क बनाने, उद्योग धंधे खोलने में आप कर सकते हो। इसके अलावा वर्तमान में बहुत सारी पड़ती भूमि है जिसे सेल के लिए आप यूज करते हो, और शुद्ध बोई गई भूमि जहाँ कृषि करते हैं। इसके अलावा बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न बहुत सारी भूमि होती है ना, ये सभी कामों में आप भूमि का उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका था ज्योग्राफी क्लास 10 जो कि सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के पार्ट को। थैंक यू।